रिश्वत दे रहा होता है। नहीं पता था कि ये प्यार नहीं कर रहा बल्कि ये हमारे ज़मीरों को खरीद रहा है। मेरा भी खर्च हो रहा है, मैं झूठ नहीं बोलता। आप भी 7-8 करोड़ लगा कि इससे काम कोई बिड तो नहीं दे सकता। जब वो कहेंगे नहीं तो उसके बाद 1 करोड़ रुपया काम पर मुझे ठेका देता। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब के हवाले से आपने बताया कि उन्होंने कॉल की थी, तो इस दफा वो कॉल क्यों नहीं करेंगे अगर पिछली दफा उन्होंने की थी? पिछली दफा की थी तो क्यों की थी? बाद मैंने उनके होटलों में जाने पर पाबंदी लगा दी। अलबत्ता इनका एक कारनामा बहुत बड़ा है, वो मैं मानता हूँ। जी क्या भला? वो कारनामा यह है कि वकाला अपने पैसों का हिसाब मांगते हैं। ये 7-8 करोड़ जो लगा था वो चैम्बर्स में कोई हुर्द-बुर्द उस हिसाब से लगाए तो ये 14-15 करोड़ रुपए का ठेका बनता है। मेरा नाम भी सुनना शायद पसंद नहीं करते थे। इस बार मेरे चीफ सपोर्टर हैं मुस्लिम लीग का एक पूरे का पूरा विंग। वाकफा ने हाल लोग कुछ और कहते हैं। क्या कहते हैं कि 30 साल से इस बार में काम ही कुछ नहीं था हुआ। कहा भाई कायदे-आज़म का 1 साल तो निकाल दो उसमें से। तो मैंने पूछा ये आप इतराज़ क्यों नहीं करते? कहता जी हमें पता है कि हमारे सदर साहब ने कुछ नहीं करना, टूर मैं भी करवाऊंगा। आप दुबई का ऐलान करें। अस्सलाम वालेकुम। सियालकोट से आज इंतहाई खूबसूरत और जबरदस्त किस्म का प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम आपको बताएंगे कि सियालकोट की नहीं बल्कि पाकिस्तान का सबसे महंगा तरीन इलेक्शन किसको कहा जाता है, इस इलेक्शन के अंदर कितने पैसे खर्च होते हैं, कैंडिडेट अपने अपने वोटर्स को किस तरह मदऊ करते हैं, क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितना महंगा तरीन इलेक्शन है, क्या क्या खाने वकला हज़ार पसंद करते हैं। बाकायदा मकसूद अहमद भट्टी जो कि उम्मीदवार के सदर हैं, जो कि सदर के उम्मीदवार हैं, हम उनसे बाकायदा गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, क्या हाल चाल है? आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने इंट्रो में ये बताया कि पाकिस्तान सियालकोट ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का सबसे महंगा तरीन इलेक्शन होने जा रहा है। आप इस इलेक्शन को किस तरह देखते हैं? कितना अहम तरीन इलेक्शन है ये आपके लिए? जी गौरी साहब, बात ये है कि पिछले साल मैं ये इलेक्शन हार गया था। एक तो मैं 2016 में प्रेसिडेंट था, उसके बाद मेरे मुकाबले में जो आसम दियो साहब इलेक्शन जीते वो बिल्कुल नए कैंडिडेट थे। ज़रा जब बंदा कोई नया कैंडिडेट होता है तो अभी लोगों की उससे आशनाई नहीं होती। जी जी। और फिर इससे ज़्यादा हमारी बार का इलेक्शन उन्होंने इतना महंगा कर दिया कि मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं डरता, लेकिन हकीकतन चमक ने बाज़ औक़ात आंखें चमक देकर बाज़ आंखें चुंधिया जाती हैं। और मेरे मुखालिफ उम्मीदवार ने लोगों को इतने सबज़ बात दिखाए और इतना ज़्यादा खर्च किया कि मैं ये समझता हूँ कि शायद MNA के इलेक्शन में भी उतना खर्च नहीं होता। अब अगर डिस्ट्रिक्ट बार के 11 महीने के इलेक्शन में 7-8 करोड़ रुपया खर्चा आ जाए, लोगों ने ये समझा कि वाकई ये बंदा बड़ा मुखलस है, ये हमसे प्यार करता है। उन्हें नहीं पता था कि ये प्यार नहीं कर रहा बल्कि ये हमारे ज़मीरों को खरीद रहा है। लेकिन पिछले इलेक्शन की बात करूं तो आपने इल्ज़ाम लगाया कि 7 से 8 करोड़ रुपया आपके जो मुखालिफ कैंडिडेट हैं उन्होंने खर्च किया। आपका कितना बजट था पिछले साल? सच्ची बात यह है कि मैंने ना होने के बराबर कचहरी के हिसाब से देखे तो मेरा 10-12 लाख से ज़्यादा मैंने खर्च नहीं किया था। ये तो फिर कुछ भी ना और अमली तौर पर मैं समझता हूँ कि मैंने कुछ भी खर्च नहीं किया पिछली दफ़ा। ठीक है। तो लेकिन अब मेरा भी खर्च हो रहा है, मैं झूठ नहीं बोलता। आप भी 7-8 करोड़ नहीं, करोड़ों रुपए उतने उस हद तक तो हम ना जा सकते हैं, बल्कि सियालकोट क्या पूरे पाकिस्तान का कोई प्रैक्टिसिंग वकील उस हद तक जा ही नहीं सकता। के अंदर की अगर बात की, अगर किसी भी इलेक्शन की बात कर ली जाए तो वहाँ पे धड़ेबाजी बड़ी अपनी अहमियत की हामिल होती है। तो डिस्ट्रिक्ट बार में भी धड़ेबाजी तो होगी, बड़े बड़े नाम होंगे। लास्ट टाइम कौन से ऐसे बड़े नाम थे जो आपकी तरफ थे, वो आपकी तरफ ही हैं, और जो उधर थे दूसरी तरफ थे आपके मुखालिफ कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे थे? क्या उधर से कोई कैंडिडेट आया है, कोई बड़े बड़े नाम आए हैं आपको सपोर्ट करने के लिए? बेसिकली गौरी साहब, आपने बड़ा हम सवाल किया। शुरू से ही हमारा जो दड़ा है ना, जिस तरह राना नसरुल्लाह साहब है, यही हमारा वो ग्रुप चल रहा है। तो राना नसरुल्लाह साहब इस दफ़ा भी मेरे साथ हैं। जी। अरशद बग्गू साहब मेरे साथ थे, वो इस दफ़ा भी मेरे साथ हैं। चौधरी बशीर कम्मा वाले, उनका एक ग्रुप है, वो MQM कहलाता है। जी जी। जो जुवेद मेहदी साहब का ग्रुप हुआ करता था, वो भी मेरे साथ है। MQM वो भी मेरे साथ हैं। तो कोई अल्हम्दुलिल्लाह, शायद मीर साहब मेरे साथ हैं, कोई ऐसा ग्रुप जो मेरे साथ पिछली दफ़ा था ऐसा नहीं है जो मुझसे टूट गया हो। की जाती है कि जैसे PDM इमरान खान के खिलाफ थी और इमरान खान फिर भी जीत गया, तो क्या ये सारी PDM इकट्ठी होकर आसिम देव को नहीं हरा सकी? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। असल बात यह है कि हमारा पूरा ध्यान जो है ना वो रहा कि सीनियर जिन्होंने हमें अनाउंस किया, जी जी, उनके जूनियर्स खुद हमें वोट देंगे।
वो मैं समझता हूँ कि जूनियर्स का कसूर कोई नहीं, वो हमारी कताई थी। जी जी। क्योंकि हमने जूनियर से उस तरह रब्ता नहीं किया। हमारा ये ज़हन ये था कि ये उस्तादों ने हमारे साथ ऐलान कर दिया तो जूनियर खुद बहुत हमारे साथ आ जाएंगे। लेकिन जूनियर का गिला बिल्कुल दुरुस्त था कि ये कैसे मुमकिन है कि आपने हमसे तो रब्ता नहीं किया, हमारे उस्तादों से रब्ता कर लिया और खुद आपने कैसे प्रज्यूम कर लिया कि हम आपको वोट देंगे। इसलिए इस दफ़ा मैंने ये किया कि मैंने ग्रास रूट लेवल तक गया, मैंने हर जूनियर से इनफरादी रब्ता कायम किया। अल्हम्दुलिल्लाह के जूनियर ने मेरी हमायत में अपने उस्तादों के पास किया कि नहीं सर, हमसे पिछली दफ़ा गलती हो गई थी, आप ऐलान करें। मतलब गलती कैसे हो गई उनसे? उनको तो पूरा साल बहुत एंजॉय करवाया गया। हमने देखा कि यहाँ पे ट्रिप्स भी गई, यहाँ पे मैचेस भी हुए, यहाँ पे जूनियर्स वुकला के लिए जो नए वुकला हैं उनके लिए चैम्बर्स भी बनाए, तो इतना कुछ किया उन्होंने, तो फिर उनसे कैसे कह सकते हैं कि गलती हो गई? गौरी साहब, बात यह है कि वकला की जो असल काज है ना, जिसके लिए हम यहाँ कचहरी आते हैं, वो है वकालत। ओरिजिनल हमें चाहिए कि क्या अदालती सिस्टम दुरुस्त चल रहा है, क्या वकला की डिग्निटी कायम है। अगर अदालती सिस्टम में ख़राबी आ गई, वकला की डिग्निटी में कमी आ गई, जजेस ने वकला की इज़्ज़त करनी छोड़ दी, तो इसका मतलब है कि हम अपने असल मकसद से हट गए। और यही हुआ है कि इस दफ़ा जजेस ने अपनी मनमानियाँ की। अच्छा, पूरा साल मनमानियाँ की। क्या वजह थी ये? भाई उन्हें पता था कि नॉन प्रैक्टिसिंग वकील जो है वो बार का सदर है। अब एक काम मुझे आता ही नहीं है तो मैं उसमें नक्स कैसे निकालूंगा? अगर मैं वकालत करता ही नहीं, मुझे कोई कहे जी फ़लान जज करप्ट है, मैं उस जज से कहता हूँ जनाब आप करप्शन बंद कर दें, उन्होंने कहा भट्टी साहब आपका दिमाग ख़राब है, मुझे फ़ैसला बताएं कि मैंने कहाँ करप्शन की है। अब मैं वकालत करता ही नहीं, मैं फ़ैसला पढ़ भी लेता हूँ तो मुझे समझ नहीं आती कि वो क्या है। इसलिए जजेस ने अपनी पूरी मनमानी की और जिस हद तक वो जा सकते थे वो गए। बार के सदर का काम यह है कि वो देखे कि क्या इस साल में कोई जज करप्ट तो नहीं है, कोई जज बदतमीज़ तो नहीं है, किसी जगह जाके वकला की इज़्ज़त पे तो हमला नहीं हो रहा। अगर ये बार का सदर ये नहीं देखता तो बाकी सारे काम फजूल हैं। आपने फरमाया 2016 में आप सदर रहे हैं, लेकिन आप भी सदर रहे, क्या आपने वकला के लिए कोई चैम्बर्स बनवाए? क्या आप ये उनकी एंटरटेनमेंट के लिए कोई ट्रिप्स वगैरह जाती रही आपके दौर में? क्या उनकी एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे मैचेस होते रहे? क्या सदर आपके बाद में वकला की एजुकेशन के लिए क्या कोई इंतजाम किए जाते थे? हाँ गौरी साहब, मेरा एक चैलेंज था कि मेरी मौजूदगी में अगर कोई जज करप्शन करते हुए पकड़ा गया तो फिर या तो मैं रहूँगा या वो जज साहब रहेंगे। मैंने उनके होटलों में जाने पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि वो जजेस मुफ्त होटलों से खाना खाते थे। जब मुफ्त खाना खाना है, किसी ने ब्लाइज करना है, तो कल को उन्होंने अपनी मर्ज़ी का काम भी लेना है। इसलिए मैंने कहा कि अगर कोई जज मुझे किसी होटल में किसी प्राइवेट पार्टी के साथ नज़र आ गया तो वो जज यहाँ नहीं रहेगा। बल्कि एक जज ने मुझे गिला किया कि भट्टी साहब हमारी बीवियाँ कहती हैं हम तो बिल्कुल खुश्क माहौल में रह रहे हैं। तो मैंने कहा जनाब होटल में जाएँ ज़रूर, पर साथ रसीद भी लेके आया करके हमने इतने पैसे अदा किए हैं। जब मुफ्त खाने खाएंगे ना तो फिर घर में ही रहे, फिर मुफ्त खानों की मैं इजाज़त नहीं दूँगा। इसलिए मेरे दौर में अगर कोई जज करप्शन करता था तो मुझे बताया जाए कि कौन जज करप्ट था। वो सब संभल गए, क्योंकि उन्हें पता था कि भट्टी साहब ने हमें माफ़ नहीं करना, इन्होंने लिहाज नहीं करना। मैंने वकला की मेंटल तरक्की के लिए चार मोहम्मद चौधरी साहब को बुलाया, या तकरीर हमदे साहब को बुलाया, ये इत्तेजाज हसन साहब को बुलाया। इसके अलावा मैंने बेतहाशा लेक्चर करवाए और पाकिस्तान के बड़े बड़े जजेस के, सिटिंग जजेस के भी और वकला के भी, ताकि वकला ज़हनी तरक्की के उस मकाम पे पहुंचे, हाँ वो शर्मिंदगी ना महसूस करेंगे हम सियालकोट में। बड़ा ज़बरदस्त काम किया आपने 2016 में, लेकिन आप देख रहे हैं कि वकला के लिए जो चैम्बर्स ये करोड़ों रुपए की लागत से बने हैं, हम भी देख रहे हैं हर बंदे वकला का फ़ायदा है इसमें, वो किसको क्रेडिट देते हैं? गौरी साहब, चैम्बर सियालकोट में पहली दफ़ा नहीं बने। पहली बात यह है, चैम्बर सबसे पहले अरशद बगू साहब के दौर में सुहेब रूमी ब्लॉक बना। जी जी। उसके बाद राना नसरुल्लाह साहब ने बाकायदा चैम्बर बनाए। फिर शाहिद मीर साहब ने ये जो बिल्कुल ऐन कचहरी के सामने है ये चैम्बर बनाए, और उसके बाद पिछली रजीम ने भी चैम्बर बनाए। अब चैम्बर के लिए सबसे अहम चीज़ ये होती है कि जगह की दस्तयाबी।
अगर जगह मौजूद ही ना हो तो चेंबर ज़ाहिर बन ही नहीं सकते। यही जगह जहाँ पे बने हैं ये 2016 में भी थी। मैं यही अर्ज़ करने लगा हूँ कि इस वक्त कचहरी का ये हाल हो गया था कि कचहरी में अदालतों के लिए भी जगह नहीं रही थी, इसलिए ये पूरी तरह फैसला हो चुका था कि सियालकोट से कचहरी को उठाकर एमनाबाद रोड पे ले जाया जाए। क्योंकि ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी साहब, ये मेरे बड़े भाई के साथ इकट्ठे जजी करते रहे हैं और एक ही बेंच में रहे हैं। तो कुछ उन्होंने रिक्वेस्ट की अमीर भट्टी साहब से, ज़ाहिर है उनके कुलीग थे, और ज़्यादातर हमारी बार के साबका सदूर भी, मैं अपना नाम नहीं लेता, काफ़ी सालों से ये कोशिश थी कि सियालकोट में ये जो महकमा ज़राअत की ज़मीन है जी जी और साथ ये पुलिस ग्राउंड है, ये अदलिया को मिल जाए ताकि यहाँ से अदालतें ट्रांसफ़र ना हो, वरना हमारे सारे चेंबरों की वैल्यू 10-15 हज़ार से ज़्यादा नहीं रहनी थी, सारे बेकार हो जाने थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भट्टी साहब की कोशिशों से, कुछ रजीम की कोशिशों से, कुछ साबका सदूर की कोशिशों से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने 30 कनाल जगह, जिसमें से 18 कनाल जगह जो है ये पुलिस ग्राउंड वाली है जी जी, 12 कनाल महकमा ज़राअत वाली, ये 30 कनाल जगह अदलिया को बाकायदा ट्रांसफ़र करके गए, इसकी म्यूटेशन न करवा के गए। इस वजह से जब तक जगह ही ना हो तो जगह जो 2 कनाल है ना, ये पिछली रजीम में, मैं फिर कहूँगा, खालिस्तान कुरैशी साहब थे जी जी, इर्जा बुखारी साहब थे जी जी, सारे अरशद बगू साहब, राना नसरुल्लाह साहब, शाहिद मीर साहब और मेरे बड़े भाई महमूद भट्टी साहब, ये अमीर भट्टी साहब के पास गए। उन्होंने मैं नहीं गया था क्योंकि मैं खुद जानबूझ के दूर था। तो इन सब की कोशिशों से उन्होंने सियालकोट में आकर ये 2 कनाल ज़मीन वकला चेंबर के लिए अलाट कर दी। अच्छा, ये अब 2 कनाल पे चैम्बर्स जी, पूरे 2 कनाल। अच्छा, इसका मतलब है ये सिर्फ इस रजीम, ये जो लास्ट टाइम आसिम देओ साहब हैं उनकी रजीम थी, जो ये उनका कारनामा नहीं है, पीछे पूरी चेन चलती आ रही है। बेसिकली ये 10-12 साल से चेन चली थी। मैंने 2016 में ये बाकायदा यूसुफ उजला साहब थे, उनसे कहा जनाब ये जगह है, ये जगह है, आप हाई कोर्ट को लिखें, बाकी काम मैं खुद करवा लूँगा। ठीक है, ज़ाहिर है हमारा एक मखसूस पीरियड होता है, वो गुजर गया, उसके बाद भी बाकी सदूर लगे रहे। जगह तो मिल गई आपको, ठीक है, आपने बड़ी मेहनत की, आपने जिस लोगों का, जिन लोगों का बड़े मोतबर लोग हैं उनका नाम गिनवाया, उन्होंने बड़ी मेहनत की, जगह अलॉट करवा ली, लेकिन उस पर जो कंस्ट्रक्शन हुई करोड़ों रुपए लग गए उस पर। वो क्या आसम साहब ने अपने पास से की है या के पास इतने फंड थे? ये बार के रजीम का कोई कारनामा नहीं है। बिल्डिंग बनानी है तो किसी ठेकेदार ने बनानी है, पैसे हैं तो वकाला के हैं। अलबत्ता इनका एक कारनामा बहुत बड़ा है, वो मैं मानता हूँ। जी, क्या भला? वो कारनामा ये है कि वकाला अपने पैसों का हिसाब मांगते हैं कि जनाब आपने करोड़ों रुपये इकट्ठे किए, हमें ये तो बता दीजिएगा कि आपने कितने का ठेका दिया। लेकिन अजीब बात यह है कि वो कहते हैं कि हमसे हिसाब मांगते हो, हम तो करोड़ों रुपये के। सजेस्ट करूँगा कि हमारी बार के ही एक मुअज़्ज़ज़ मेंबर हैं जी जी, जो प्रैक्टिस तो नहीं करते लेकिन बहुत बड़े बिल्डर हैं, मियां नासिर साहब, आप उनसे ज़रा जाके पूछिएगा कि ये हुआ क्या है। अच्छा, उनके पास ठेका था? उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि भट्टी साहब ये मेरे पास आए, मैंने सारी ड्राइंगें बनाई, मैंने सारे मंसूबे बनाए। मैंने इनसे कहा कि ऐसे करें, आप वो बार हाल में ओपन बिड दें, जो आखिरी बिड आपको मिलेगी उनसे बार बार पूछना कि इससे कम कोई बिड तो नहीं दे सकता। जब वो कहेंगे नहीं तो उसके बाद 1 करोड़ रुपया कम पर मुझे ठेका दे देना। तो मेरे लिए ये बड़ा ज़ाज़ है कि मैं वकाला के चेंबर्स में मेरे हाथ से कंस्ट्रक्ट हुए हैं। उन्होंने कहा जी अब इन्होंने मेरे फ़ोन बंद कर दिए, मुझे ब्लॉक कर दिया। मतलब इसका टेंडर भी कोई नहीं जारी किया गया? कुछ नहीं। उसने कहा कि भट्टी साहब प्रोग्राम करें, मुझे बुलवाएं, मुझे जिस मर्जी फोरम पे बुलाएं, मैं बताता हूँ कि इसमें किस कदर करप्शन हुई है। लेकिन भट्टी साहब, जैसे आपने फरमाया कि 7 से 8 करोड़ रुपया पिछले इलेक्शन में लगा, जाहिर है इस इलेक्शन में कुछ ज्यादा ही, तो कितनी चार्मिंग सीट है ये कि इतने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाता है। किसी बिजनेस में लगाएं तो जाहिर है बंदे को पता होता है चलेगा, 7-8 करोड़ लगाया तो 50 करोड़ कमाएंगे। क्या इसमें कमाने के लिए लोग लगाते हैं या क्या मामला है? सर बेसिकली तो ये सिर्फ एक आनर के तौर पर ये सीट थी, लेकिन बदकिस्मती ऐसी आ गई कि जब सरमायादार इसमें एंटर हो गए तो सरमायादार के और बड़े प्रॉब्लम होते हैं। उन्होंने प्रॉपर्टी के काम भी करने होते हैं
और भी उनके बड़े दखलबाज से होते हैं। और आपको पता है कि जो बार का सदर है ना, ये अपने किसी भी एमएनए से ज़्यादा पावरफुल होता है। इसलिए जो बंदा प्रॉपर्टी का काम करना चाहे या करता हो, उसके लिए 7-8 करोड़ रुपये लगाना बड़ा बात नहीं है। नहीं, आपको लगता है कि ये 7-8 करोड़ जो लगा था वो चैम्बर्स में कोई हुर्द-बुर्द? अब मैं किसी पे गौरचब इल्ज़ाम नहीं लगाता, लेकिन मैं अब बात बता रहा हूँ, एक आपको सादा सा हिसाब बताता हूँ। ये 2 कनाल का मतलब है 40 मरले जी। 40 मरले को अगर हम 20 से ज़रब 272 से ज़रब दें, 40 मरले ना, 272 फुट का एक मरला है। जी जी। तो ये तकरीबन 43,000 फुट के करीब बनता है। जिस ठेकेदार से ये बनवा रहे हैं ना, जिस ठेकेदार से ये बनवा रहे हैं, उसने कहा था जी मैं 3,000 रुपये फुट पर ये बिल्डिंग बनवा देता हूँ। ठीक है। उस हिसाब से लगाएं तो ये 14-15 करोड़ रुपये का ठेका बनता है। इनके बकौल ये जितने पैसे लोगों से लिए हैं, इन्होंने नीचे लिए 18 लाख रुपये के चेंबर। तो कितने चैम्बर हैं नीचे? 52 9 लाख रुपया फी लड़का लिया। ठीक है। ऊपर उन्होंने बनाए, फर्स्ट फ्लोर पे इन्होंने लिया 13 लाख रुपया, सेकंड पे लिया इन्होंने 10 लाख रुपया, और थर्ड फ्लोर पे लिया 8 लाख रुपया। ये सारी आमदन को जब हम जमा करें ना, तो ये तकरीबन 25.5 करोड़ से ऊपर बन जाती है। और अगर 17.5 करोड़ का सौदा हुआ है, ठेका होता है, मैं कहता हूँ जो नहीं है, लेकिन उसी हिसाब से किसी 1 इंच भी हम ज़ाया ना करें तो 17.5 करोड़ बनते हैं। अब 25.5 करोड़ में से 17.5 करोड़ में निकाल लें, तो मैंने पीछे भी कहा था कि खुदा के लिए लड़कों को उनके पैसे वापस कर दें। अच्छा, पैसे वापस होने थे? मैंने कहा वापस कर दे जितने आपने ज़्यादा लिए हैं। वो कहते क्यों करें, कैसे करें? किसको कहा था आपने? ये मैंने बार रजीम के नाम पैगाम दिया था कि खुदा के लिए ये लोगों की खून पसीने की कमाई है। ये हमारी छोटी बहनों ने पता नहीं अपनी माओ का जेवर बेचा, हमारे बच्चों ने कहाँ कहाँ से कर्जे लिए। तो आपने क्या करने हैं, जितने का ठेका हुआ है उससे ज़्यादा जितने पैसे इनको वापस कर दें। बस की हुई थी, ये अलॉटमेंट हुई है, ये भी अपनी मर्जी से हुई है या इसकी कुरानदाजी की गई? सच्ची बात है कि चूँकि मैं वहाँ पे मौजूद ही नहीं था। ठीक है। इस कमेटी के जो अलॉटमेंट कमेटी के चेयरमैन थे राना फैसल साहब। जी जी। राना फैसल साहब का इल्ज़ाम ये है कि ये कुरानदाजी जेन्युइन नहीं हुई है। राना फैसल साहब वो थे जो पिछली दफ़ा मेरे शदीद तरीन मुखालफिन में से थे। इसीलिए मेरे भाइयों ने उन पर इत्मीनान करते हुए उन्हें कमेटी का, अलॉटमेंट कमेटी का चेयरमैन बनाया। जब उन्होंने हिसाब मांगा, अच्छा, उन्होंने तो भी हिसाब मांगा? उन्होंने भी कहा भाई किस किस को कैसे कैसे लाट करना है, कितने पैसे हैं। तो फिर वो जब उनको हिसाब ना दिया गया तो अब वो इनके बदतरीन मुखालफिन में से थे हैं। और इस वजह से इस साल वो मुझे ओपन सपोर्ट कर रहे हैं। पहले तो 2 कैंडिडेट तो पिछले वाले हैं, एक नाम सरफराज गुमन साहब का ऐड हुआ है, तो उनके हवाले से क्या कहेंगे? सरफराज गुमन साहब मेरे सेक्रेटरी रहे हैं 2016 में। सरफराज गुमन पिछली दफ़ा मेरा ओपन मुखालफ था। ठीक है। मेरे खिलाफ उसने बैच भी लगाया और वोट भी उन्हीं को दिया। ठीक है। अब वाकफा ने हाल लोग कुछ और कहते हैं, क्या कहते हैं? कि शायद वो मेरे मुखालफ ने ही खड़ा किया है, लेकिन मैं इसकी तस्दीक नहीं करता। खड़ा हुआ है, जाहिर है जो आसम जो साहब के साथ थे उन्हीं में से कुछ लोग टूटकर उसके वोटर हैं। अच्छा, उनको नुकसान हुआ? जी नहीं, शायद जो वाकफा ने हाल है वो कहते हैं कि आसम साहब की ख्वाहिश ये थी कि भट्टी साहब को ये वोट ना पड़ जाए। हमने एक क्लिप देखा, उसमें तो आपके जो मुखालिफ कैंडिडेट हैं, जाहिर है एक दूसरे पर इल्जामात की बुछार तो होती है, लेकिन सिर्फ आप पर नहीं, उस 30 साल से सुना है कि 30 साल से इस बार में काम ही कुछ नहीं था हुआ। वो तो ये लास्ट जो टेन्योर गुजरा है इसमें काम हुए हैं असल। गौरी साहब, ये मेरे लिए सच्ची बात है, बड़ा हैरान कुन अमर था कि पिछले दिनों उन्होंने एक अपनी वीडियो जो है वो अनलोड की और उसमें उन्होंने कहा जी 30 साल में कोई काम नहीं हुआ, सारे काम मैंने किए हैं, और मुझसे हिसाब मांगा कि भट्टी साहब पिछले 30 साल का हिसाब दें। मैं तो उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने तो मुझे जुल्फ़िकार अली भुट्टो से भी ज़्यादा ताकतवर बना दिया कि 30 साल से मैं हुकूमत कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने तो उनसे कहना था कि खुदा के लिए, कभी मुनव्वर ऐसा भी सदर रहे हैं,
कम से कम वो साल तो मेरे खाते से निकाल दे। साल मैं भी आपको दूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब इक़्तिदार में आई ना, वो हिसाब मांगते थे 72 साल का हिसाब दो, तो वो एक मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा ने कहा भाई कायदे आज़म का 1 साल तो निकाल दो उसमें से, उसका हिसाब रहे तो बाकी आगे मैं यही कहा कि मुनव्वर रियाज साहब का बेटा आपके साथ सेक्रेटरी है, खुदा के लिए वो तो कम से कम साइड पे कर देना। अच्छा चले मियाँ नईमुरमान साहब वफात पा गए, इदरीस बाया साहब वफात पा गए, चौधरी फरमान साहब वफात पा गए, बड़े बड़े नाम थे वो वफात पा गए। आपने तो मरहूम मीन को भी नहीं छोड़ा। मैं कहता हूँ जो आपके साथ हैं, चौधरी शौकत साहब, ख्वाजा इरफानुल हक साहब, जुवेद इकबाल मुगल साहब, कम से कम उन्होंने तो कुछ काम किया होगा ना। यस यस। तो वो तो आपके साथ हैं, उनका हिसाब तो आप उनसे मांगे। गौरी साहब होता यह है कि कोई सदर बार में ऐसा नहीं गुजरा, जब से मैंने प्रैक्टिस शुरू की है 30 साल हो गया मुझे, उन्होंने 30 साल का मुझे सदर बना दिया, मुझे 30 साल अभी यूँ हैं, तो मैं 30 साल से सदारत कर रहा हूँ। 30 साल में कोई ऐसा सदर नहीं गुजरा जिसने अपनी बसात के मुताबिक बार की बेहतरी के लिए नहीं किया। पिछली दफ़ा इन्होंने इलेक्शन के लिए, इलेक्शन से पहले कहा जी मैंने यहाँ पे जनाब लिफ्ट लगवानी है। पिछले साल उस लिफ्ट का एहसान को 50 दफ़ा दिलाया, अब फिर उसको कह दिया जी मैंने लिफ्ट लगवाई है, मैंने लिफ्ट वादे किए थे वो वफा हुए हैं पूरे साल में। बात यह है कि चेंबर की बात आपको पहले बता दी। एक उन्होंने कहा कि जनाब कंज्यूमर कोर्ट हमने ले आए हैं। मैं कहता हूँ कि हमारे नजम गिलानी शाह साहब के दौर में कंज्यूमर कोर्ट ने मिन्नतें की जज साहब ने कि मुझे कोई वहाँ पे अदालत दे दें, मैं वहाँ जाने के लिए बेताब हूँ, क्योंकि वो सचिन जज साहब के लेवल का होता है। ठीक है। लेकिन चूँकि हमारी अदालत ही कोई नहीं थी, हमारे पास जगह ही कोई नहीं थी, तो वो आ नहीं सकते थे। ठीक है। अब पिछली रजीम ने, खालिद कैशी साहब की रजीम ने जब 30 कनाल जगह उनको मिली, तो वहाँ पे महकमा ज़राअत के अपने दफ्तर थे बड़े बड़े, वो जगह खाली हुई। कंज्यूमर कोर्ट के जज साहब हुसैन जज साहब ने कहा तो उन्होंने उधर आ गए। अब कौन सा ऐसा कारनामा रह गया कि आप चाहते ये हैं कि नेक्स्ट टाइम आप सदर मुंतखब हों और आप अपने लोगों के लिए ये हिदमात सर अंजाम देंगे? अब पहली बात तो यह है कि गौरी साहब, मैं समझता हूँ जो हमारी प्राइमरी ड्यूटी है हमें उस पर फोकस करना है। जी जी। ये जो अदालती सिस्टम का बेड़ा गर्क हो गया है, वुकला को कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा, और जजी समझते हैं कि हम वुकला के खुदा हैं। अब यहाँ पे मुझे एक जज साहब है, मुझे किसी ने कहा ये मैं तो फौजदारी करता नहीं हूँ, तो उन्होंने कहा जी वो वुकला से, सीनियर 3 वुकला से इस तरह बिहेव करता है जैसे वो वकील नहीं है, कोई गली के आम लौंडे हैं, और बदतमीज़ी की आहर पे जाते हैं। मैंने पूछा जी आप इतराज़ क्यों नहीं करते? कहता जी हमें पता है कि हमारे सदर साहब ने कुछ नहीं करना। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये लास्ट जो ईयर गुजरा है ये सारे मामला खराब इसमें हुए हैं? पहले 2016 में आप सदर थे, उससे पहले भी जो सदारतें 30 साल की सदारतों में ये निज़ाम ठीक था? सर मैं कहता हूँ कि काफ़ी एक आध जज ख़राब होता था, और हर सदर अपनी बसात के मुताबिक ख़राबी को दूर करने की कोशिश करता था। लेकिन एक साल में ऐसे आ गया कि किसी अवामुन नास की तो खैर पहले कोई नहीं पूछा था, वुकला का भी कोई पुरसाने हाल नहीं रहा। अब यहाँ सिर्फ ये होता कि जनाब हमने शुमाली इलाका जाकर टूर करवाए, आधे पैसे वुकला से लिए, आधे पैसे अपनी जेब से लिए, हालांकि वो भी एक इलेक्शन स्टंट है। मैंने अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो इंशाल्लाह तबारक व तआला टूर मैं भी करवाऊंगा, लेकिन आप दुबई का ऐलान करें। लेकिन मैं इंशाल्लाह बार में नया सोर्स ऑफ इनकम पैदा करूंगा। ठीक है। क्योंकि मेरी बुनियादी ख्वाहिश सिर्फ ये होती है कि कोई घर, कोई अदारा उस वक्त तक नहीं जा सकता जब तक वो मुआशी तौर पर खुद कफील ना हो। 1 करोड़ की आमदन वो थी जो मैं अपने साल में, या दोनों आमदनें बार के वसूल कर बार को आती है। जी उस 2016 से पहले ये सोर्स ऑफ इनकम नहीं था बार के पास। मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर है तो मैं ये इलेक्शन छोड़ देता हूँ, मुझे कुछ साबित कर दे कि साइकिल स्टैंड से 2016 से पहले वो पैसा बार की मद में आता था। 2016 से पहले ये था कि हम कभी किसी एमपी की तरफ देखते थे, किसी एमएनए की तरफ देखते थे कि कोई 5 लाख दे जाए, कोई 4 लाख दे जाए। इस वक्त आपको पता है कि बार के मुलाजमीन की तनख्वाह जो है ना वो 70 लाख के करीब है सालाना, एनुअल। जी एनुअल। अगर मैं सोर्स ऑफ इनकम वो ना छोड़ के जाता तो आज बार ने कहाँ से चलना था? आसमदी साहब ने चला लेना था, वो तो अमीर आदमी है। मैं इसलिए वो समझते हैं कि अगर वो किसी जगह
10,000 रुपये लगाए ना, तो उस वक्त तक वो पैसे लगाने के लिए तैयार नहीं होते जब तक पूरे पाकिस्तान को पता ना चल जाए। आपने ये भी बताया कि लास्ट टाइम ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब के हवाले से आपने बताया कि उन्होंने कॉल की थी, तो इस दफ़ा वो कॉल क्यों नहीं करेंगे अगर पिछली दफ़ा उन्होंने की थी? अब बात और ये अगर पिछली दफ़ा की थी तो क्यों की थी? बात यह है कि मुझे बाद कहीं किसी ज़राए से पता चला कि उस वक्त के कुछ स्पीकर साहब थे, अयाज सादक साहब, जी जी, उनके कुछ दोस्त थे, उनके बेटे थे आसम साहब के मिलने वाले। तो उन्होंने कहा यार मेरे बेटे मिलने वाले हैं, मेरे बेटे के, तो आप ये मेहरबानी फरमा दें। ठीक है। उन्होंने नेक नीति से आपने 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 मुस्लिम लीग के वकालों को कह दिया यार ये वोट दे दें, लेकिन बाद अब उन्हें एहसास हो चुका है कि उन्होंने दुरुस्त फैसला नहीं किया था। ठीक है, तो दुरुस्त नहीं था किया, उसको सही करने के लिए अब आपके लिए फ़ोन करना अच्छा नहीं, मैं ज़ाती तौर पे गौरी साहब सियासी मदाखलत को पसंद ही नहीं करता। ठीक है। मैं कहता हूँ वकील से बड़ी चीज़ कोई नहीं है। वकील इंडिपेंडेंट फैसला करता है, इंडिपेंडेंट ही करना चाहिए। बट जब खाने में क्या क्या पसंद करते हैं वकील? बात यह है कि वकला सबसे जो उम्दा खाने हैं ना वही वकला की चॉइस होते हैं। मतलब आपने अभी तक कोई खाना दिया, लंच डिनर करवाया? बात यह है कि नाश्ता बिल्कुल करवाया है। क्या क्या था नाश्ते में? वो इस बात को छोड़े, जो भी मुमकिन चीज़ें नाश्ते में हो सकती हैं वो मैंने भी खिलाई, सब खिलाते हैं। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक खराबी हो गई है ना, अब इस खराबी को ख़त्म करने के लिए हमें बड़ी जदोजहद की ज़रूरत है, बड़ी जदोजहद की। मुझे उम्मीद है कि बार में जितनी खराबियां हो चुकी थी ये इनका आखिरी साल है, इसके बाद इंशाल्लाह अंधेरा नहीं रहेगा, रोशनी आ जाएगी। वो कहते हैं ना सब चिराग बकफ होके निकल जाते, तिलिस्मे शब्द तो कभी का बिखर चुका होता। तो शुक्रिया भट्टी साहब आपके टाइम का। उम्मीद तो यही है कि ये इलेक्शन भट्टी साहब ने कहा कि मैं जीत जाऊंगा और आइंदा इलेक्शन सिर्फ इस पर भी काम ज़रूर किया जाएगा कि इतना महंगा इलेक्शन ना हो, ताकि हर बार का मेंबर भी ये ख्वाहिश रख सके कि मैं सदर बन सकता हूँ, मैं सेक्रेटरी बन सकता हूँ। क्योंकि फ़िलहाल क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो 14 जनवरी का सूरज ही बताएगा कि किसका हक लेकर वो तलू होगा। फ़िलहाल इस स्टोरी से अपने भाई नदीम गौरी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।